गांधीनगर नाम का एक छोटा सा गांव था। गांव में बड़ा सा बाजार लगता था और बाजार में अक्सर भीड़ लगा करती थी। गर्मियों के मौसम में ये सारी भीड़ बलदेव के पेप्सी के दुकान पर लगी रहती थी। अरे बलदेव काका, मुझे ऑरेंज वाली पेप्सी दे दो। मुझे येलो वाली। और मुझे लाल वाली। बच्चे हो या बड़े, सभी को बलदेव की पेप्सीज बहुत पसंद आती थी और बलदेव पूरी ईमानदारी से पेप्सी बनाया करता था। अच्छा फिल्टर पानी, साफ चीनी और साफ सुथरे तरीके से वो जूस बनाकर उन्हें प्लास्टिक की थैलियों में भरा करता था। बलदेव की 1 रुपए वाली पेप्सी बहुत बिका करती थी। कुछ ही देर में उसका सारा स्टॉक खत्म हो जाया करता था। अरे काका, पेप्सी है क्या? नहीं बेटा, सब खत्म हो गई, अब कल आना। बलदेव की दुकान के सामने पवन की दुकान थी। पवन आइसक्रीम बेचता था, पर गर्मियां होने के बावजूद भी उसकी आइसक्रीम्स बिक नहीं रही थी। पता नहीं ये बलदेव अपनी पेप्सी में क्या मिलाता है जो सारे गांव वाले सिर्फ इसी की पेप्सी पिया करते हैं। 1 रुपए वाली पेप्सी में भला क्या स्वाद होगा? मेरी तो आइसक्रीम तक खराब हो रही है। स्वाद का तो पता नहीं, पर वो आइसक्रीम से सस्ती है, शायद इसीलिए वो ज्यादा बिकती है। हाँ, हो सकता है। क्यों ना आप भी पेप्सी बेचना शुरू कर दें? अरे पर पेप्सी बनाएगा कौन? पेप्सी बनाने की जरूरत थोड़ी है, बाजार में बहुत सारी कंपनियां पेप्सी बेचती है। आप भी उनसे खरीद कर बेच सकते हो। सोच लो, बहुत मुनाफा होगा। वैसे आइडिया तो अच्छा है, कल ही शहर जाकर ढेर सारी पेप्सी खरीद लाता हूँ। ठीक है। अगली सुबह पवन शहर से ढेर सारी जूस वाली पेप्सीज ले आया और उसने वो सब अपने फ्रिज में रख दी। अच्छा किए, आप एक बाहर बोर्ड लिख दो कि यहाँ पेप्सी मिलेगी। ठीक है। पवन ने एक बोर्ड पर लिखा कि यहाँ पेप्सी मिलेगी और ये बोर्ड अपनी दुकान के बाहर लगा दिया। कुछ देर बाद एक छोटे बच्चे ने वो बोर्ड पढ़ा। यहाँ पेप्सी मिलेगी। काका, कौन कौन से कलर है? सब कलर है, तुम्हें कौन सा चाहिए ये बताओ। मुझे तो एक येलो वाली और एक ऑरेंज वाली चाहिए। पवन ने उस बच्चे को 2 पेप्सी के पैकेट्स थमा दिए। वो बच्चा वही खड़े खड़े पेप्सी पीने लगा। ये तो बढ़िया है, मजा आ गया। ये लो, एक और पेप्सी मेरी तरफ से फ्री। जाकर अपने दोस्तों को भी बताना, मेरी दुकान में पेप्सी मिलती है। हाँ हाँ काका, जरूर बताऊंगा। और पवन का ये फंडा काम कर गया। वो बच्चा दौड़ते हुए गांव में गया और कुछ देर बाद अपने कुछ दोस्तों के साथ लौटा। यही वो दुकान है। मुझे भी 2 ऑरेंज वाली चाहिए और मुझे 3 लाल वाली। पवन ने सबको पेप्सी दे दी और बस तब से कई लोगों ने पवन की दुकान से पेप्सी खरीदी। आज तक गांव वालों ने बस बलदेव की पेप्सी चखी थी, पर आज उन्हें कंपनी का स्वाद भी अच्छा लगने लगा था। अरे वाह, ये काले रंग वाली पेप्सी तो मैं पहली बार पी रहा हूँ। और भी काफी फ्लेवर है, नींबू पानी, काला खट्टा, ऑरेंज, रोज। वाह भाई वाह, अब तो रोज अलग अलग फ्लेवर चख सकते हैं। पवन के पेप्सी बेचने की वजह से बलदेव की दुकान पर ग्राहकों की कमी हो गई थी। मुझे थोड़ा सब्र से काम करना होगा। पवन ने नई नई पेप्सी बनानी शुरू कर दी है, इससे गांव वाले उसकी दुकान पर जा रहे हैं, पर मुझे यकीन है कि वो सब लौटेंगे। बलदेव अपने आप को तसल्ली दे रहा था। अगले कुछ दिनों तक पवन के दुकान पर पेप्सी के लिए भीड़ लगी रही और यहाँ बलदेव का धंधा मंदा था। गांव के सरपंच बलदेव की दुकान पर आए। क्या हुआ बलदेव, आज परेशान लग रहे हो? अब क्या बताऊं काका, पवन शहर से पेप्सी लाकर बेच रहा है। अब तो मेरे ग्राहक कम हो गए हैं। कोई बात नहीं, ये बस कुछ ही दिनों की बात है। कोई भी नई चीज के पीछे गांव वाले दौड़ पड़ते हैं। तू तो जानता है, सब्र रख, सब ठीक हो जाएगा। और मुझे यकीन है तेरी पेप्सी शहर की कंपनी वाली पेप्सी से अच्छी ही होगी। अब एक काम कर, मुझे 50 पेप्सी दे दे। आज शहर से मेरे पोता पोती आ रहे हैं। ठीक है सरपंच जी। बलदेव ने सरपंच जी को 50 पेप्सी दे दिए
और वो खुशी खुशी वहाँ से चले गए। बलदेव अब भी दुखी था। सरपंच जी अपने घर पहुँचे और उन्होंने अपने पोते को एक पेप्सी दी। पापा, ये पेप्सी वगैरह अच्छी नहीं होती। इनमें इतनी मिलावट होती है जिससे बच्चे बीमार पड़ जाते हैं। बेटा, ये पेप्सी हमारा बलदेव खुद बनाता है, बिना मिलावट, साफ ढंग से। इसे तो हम कई सालों से पी रहे हैं, अब तक कोई बीमार नहीं हुआ। देखिए, सरपंच ने एक पेप्सी अपनी बेटी को दी और उसने वो चखी। वाह पापा, ये तो बहुत अच्छी है। सरपंच जी के घर आए हुए सारे मेहमानों ने वो पेप्सी पीना शुरू किया। कुछ ही देर में सारी पेप्सी खत्म हो गई। पापा, आपने ये कहाँ से ली? मैं थोड़ी और ले लेती हूँ। बाजार में तुझे बलदेव की दुकान दिखेगी जिसमें बड़ा फ्रिज होगा, उसी की दुकान से। मैं लेकर आती हूँ। नेहा बाजार पहुंची तो वो बलदेव और पवन की दुकान में उलझ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कौन सी दुकान है। शायद जिस दुकान पर भीड़ लगी है मुझे वहाँ जाना चाहिए। नेहा पवन की दुकान में गई। मुझे 20 पेप्सी देना। जैसे ही पवन ने फ्रिज से पेप्सी के पैकेट निकाले तो नेहा ने मना कर दिया। नहीं नहीं, ये नहीं चाहिए। अरे अभी तो आपने 20 पेप्सी मांगी। हाँ, पर ये केमिकल वाली नहीं चाहिए। वहाँ खड़े एक आदमी ने नेहा से पूछा, बहन, इस पेप्सी में कौन सा केमिकल है? ये पेप्सी शहर की कंपनियों में बनती है। वहाँ इन्हें बनाने में कई सारे केमिकल्स डालते हैं जो हानिकारक है और जिससे बच्चे बीमार पड़ सकते हैं। अगर ऐसी बात है तो तुम यहाँ पेप्सी लेने क्यों आई हो? मैं तो यहाँ वो पेप्सी लेने आई थी जो इसी गांव में बनती है। अच्छा, तो आपको बलदेव भाई की पेप्सी लेनी है, उनकी दुकान सामने है। नेहा वहाँ से चली गई, पर आसपास के लोग शहर की केमिकल वाली पेप्सी की बातें करने लगे। नेहा ने बलदेव की दुकान से पेप्सी खरीद ली और वो घर चली गई। केमिकल वाली पेप्सी की बात गांव में आग की तरह फैली और सारे माता पिताओं ने अपने बच्चों को पवन की दुकान से पेप्सी लेने के लिए मना कर दिया। आज से पवन काका की दुकान से पेप्सी मत लेना। क्यों माँ? क्योंकि उसमें ढेर सारे केमिकल है। तेरी तबीयत खराब हो जाएगी, फिर तुझे सुई लगेगी। ना बाबा ना। लोगों को बलदेव की अच्छाई समझ आ गई और एक बार फिर बलदेव की पेप्सी बिकने लगी। पवन की दुकान से कोई भी पेप्सी खरीद नहीं रहा था और थक हार के पवन ने पेप्सी बेचना ही छोड़ दिया। नेहा ने पूरे गांव को बीमार होने से बचा लिया और सब कुछ पहले जैसा हो गया। ये कहानी है मेहनतपुर नाम के गांव, जहां सखाराम अपने परिवार के साथ रहता था और अपना एक भोजनालय चलाने का काम करता था। सारे मजदूर और गांव वाले सभी सखाराम के भोजनालय में भोजन करके अपना अपना काम किया करते हैं। एक दिन एक आदमी सखाराम के भोजनालय में भोजन करने के लिए आया। बताइए भाई साहब, क्या खाएंगे आप? आपके भोजनालय में अभी क्या है बताइए? आलू पराठा, गोभी पराठा, मूली पराठा, मेथी पराठा, गर्मा गर्म शीरा, चना मसाला, पनीर दो प्याजा, सेव टमाटर नु साग और मीठे मई गुलाब जामुन, साथ में थोड़ी सी लस्सी। बताइए आप क्या खाएंगे? आपकी आवाज सुनकर ही मेरे मुंह में पानी आ गया है। जो सबसे अच्छा बनता है वो बना कर दे दीजिए। अरे ओ, कुंदन साहब के लिए चना मसाला और मखनी नान परोस दो, साथ में लस्सी भी दे देना। मजा आएगा, मजा आएगा। जल्दी लाओ। जैसे ही कुंदन ने नीलेश को खाना परोसा, नीलेश बड़े चाव से सारा का सारा खाना खाने लगा। खाना खत्म करते ही नीलेश ने कहा, खाना बड़ा ही स्वादिष्ट और लाजवाब था भाई, वाह, मजा आ गया। ये होता है असली खाना, वरना मेरी बीवी जो बनाती है उसमें तो कोई स्वाद ही नहीं होता है। उसे तो मैं गली के कुत्तों को खिला देता हूँ और बेचारे अगले दिन वो सारे कुत्ते बीमार हो जाते हैं। इस होटल में खाने के साथ नींबू पानी भी मिलता है। कुंदन भाई, जरा मीठा लाना। अरे रुको, वो पानी तुम्हारे हाथ धोने के लिए है, पीने के लिए नहीं। क्या बात कर रहे हो तुम?
अरे हमने तो अभी तक यही सुना है कि नींबू को पानी में डालकर पीते हैं, ना कि उसमें हाथ धोते हैं। तो फिर आप गलत जगह पर आ गए हैं। आपको किसी सस्ते भोजनालय में जाना चाहिए। बिल पे कीजिए और जाइए यहाँ से। कुंदन ने नीलेश के पास आकर एक पर्ची थमाई, जिसे देखकर नीलेश के होश उड़ गए। ये सब क्या है? चना मसाला 300 रुपए और नान 70 रुपए। नहीं भाई, मैंने कोई पार्सल नहीं करवाया है, इतने पैसे नहीं होने चाहिए। भाई साहब, ये कोई पार्सल के पैसे नहीं, बल्कि जो तुमने खाए हैं उसके पैसे हैं। इतनी तो मेरे दिन की दिहाड़ी भी नहीं है, और इतना महंगा खाना। अगर मुझे पता होता तो मैं थोड़ी ना खाता। नीलेश अपनी जेब से 100 रुपए निकालकर टेबल पर रख देता है। कुंदन गुस्से से अपने मालिक सखाराम को आवाज लगाता है। मालिक, इस आदमी के पास पैसे ही नहीं है। इसका बिल पूरे 700 रुपए है, मगर ये सिर्फ 100 रुपए देकर हमें टरकाने की कोशिश कर रहा है। नीलेश की बात सुनकर सखाराम गुस्से से वहाँ पर आता है। तुम्हारी जेब में जब फूटी कौड़ी नहीं थी तो तुम्हें क्या जरूरत थी यहाँ पर आने की? तुम्हारे जैसे लोगों को इस भोजनालय में आने का कोई अधिकार नहीं है। जल्दी से पैसे निकाल, नहीं तो मैं तेरा मार मार कर भड़ता बना दूंगा। अजीब बदतमीज आदमी है आप। आप तो ग्राहकों के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। बदतमीजी उसके साथ नहीं की जाती जिसकी कोई इज्जत होती है, और आज की दुनिया में जिसके पास पैसे नहीं होते उसकी कोई इज्जत नहीं होती। इतना बोलकर सखाराम भोजनालय के कर्मचारियों से बोलता है। देखते क्या हो, मारो इसे। सखाराम की बात सुनते ही ढाबे के सारे कर्मचारी नीलेश को बुरी तरह से पीटने लगते हैं। सखाराम गुस्से से नीलेश से बोलता है, तुझे 2 दिन तक भोजनालय की झूठी प्लेट साफ करनी होगी, तब कहीं जाकर बिल चुकता होगा। नीलेश 2 दिन तक लगातार उस भोजनालय की झूठी प्लेट साफ करता रहा। 2 दिन बाद नीलेश अपने घर जाकर अपने साथ हुई उस दुर्घटना को रोते हुए अपनी पत्नी विमला को बताता है। अजय, क्या जरूरत थी उस भोजनालय में जाने की, जब आपके पास इतने पैसे नहीं थे। निर्दयी लोगों ने पहले तो आपको बुरी तरह से पीटा, उसके बाद भी जब उनका दिल नहीं भरा तो उन्होंने 2 दिन तक लगातार भोजनालय में आपसे जानवरों की तरह काम करवाया। मेरा बहुत अपमान किया है विमला। आज मुझे एक बात समझ में आ गई कि बेचारे गरीब और असहाय लोगों को अच्छे भोजनालय में भोजन करने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अजय, आप क्या कर लेंगे? आप तो खुद मार खाकर आ रहे हैं। मैं अपना भोजनालय खुद बनाऊंगा और अपने गांव में एक ऐसा भोजनालय बनाकर तैयार करूंगा जहां हर गरीब को बहुत सस्ते में अच्छा भोजन मिल सके। आखिर गरीब के भी कुछ अधिकार होते हैं विमला। गरीब का जन्म इन निर्दयी लोगों से मार खाने के लिए नहीं हुआ, उसे भी अच्छा भोजन करने का अधिकार है। लेकिन कैसे? नीलेश ने अपनी पत्नी की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप रात भर गहरी सोच में गुम रहा। अगली सुबह नीलेश गांव के हर घर में जाकर चंदा जमा करने लगा, मगर सब ने उसे अपमानित करके अपने घरों से भगा दिया। गांव का ही एक आदमी नीलेश का मजाक उड़ाते हुए बोला, पागल हो गए हो क्या? अरे कोई काम धंधा करो। ये अचानक तुम्हारे अंदर गरीबों के प्रति इतना प्रेम कैसे जागृत हो गया? उसके लिए तो देश के नेता ही काफी हैं। ये कैसी बात कर रहे हो तुम? मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ गांव की भलाई के लिए कर रहा हूँ। हमारे गांव का नाम मेहनतपुर है। हमारे गांव के वासी दिन भर मेहनत में जुटे रहते हैं और उन्हें ढंग का एक वक्त का भोजन भी नहीं मिल पाता। तुम मेरा साथ देने की बजाय मुझे उल्टा अपमानित कर रहे हो। हाँ, क्योंकि तुम दिन में मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हो। मेरे भाई, ऐसा सिर्फ फिल्मों में होता है, मगर वास्तविकता इससे बहुत अलग है। और मुझे एक बात बताओ नीलेश, एक बार को मान लिया जाए कि तुम अपने मकसद में सफल भी हो गए, तो 1 रुपए की थाली कब तक तुम गरीब लोगों को खिला पाओगे? ये पूरी तरह से असंभव है। इतना कहकर वो नीलेश का मजाक उड़ाता हुआ सखाराम के भोजनालय में जाकर बोला, सुना सखाराम जी, नीलेश अपने गांव में एक भोजनालय बनाना चाहता है। आप जो थाली 700 रुपए में बेचते हैं, वो थाली वो 1 रुपए में बेचने की सोच रहा है। लगता है उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। अब उस बेवकूफ को कौन समझाए?
तभी सखाराम का नौकर कुंदन सखाराम के पास आकर धीरे से बोला। सखाराम जी, हमें इसकी बातों को मजाक में नहीं लेना चाहिए। ओए, क्या कहना चाहता है तू? अगर नीलेश अपने मकसद में सफल हो गया तो कभी आपने सोचा है आपके भोजनालय का क्या होगा? कुत्ते लौटेंगे, कुत्ते। अरे काली जुबान है, कभी तो अच्छा बोल दिया कर। तेरे मुंह से जब भी निकला है हमेशा उल्टा सीधा ही निकला है। चिंता मत कर, इस गांव का मुखिया मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। वो नीलेश को अच्छी तरह से समझा देगा। सखाराम गांव के मुखिया के पास गया। मुखिया, हमारी मित्रता के चर्चे दूर दूर तक प्रसिद्ध हैं। मत भूलना, जो थाली मैं 700 रुपए में बेचता हूँ वही थाली मैं तुम्हें 600 में खाने के लिए देता हूँ, यानी पूरे 100 का डिस्काउंट। बोल तो ऐसे रहे हो जैसे मेरे ऊपर बहुत बड़ा कोई उपकार करते हो। मैंने तो तुमसे कभी नहीं कहा कि तुम मुझे 100 रुपए का डिस्काउंट दो। और वैसे भी मैं तुम्हारे भोजनालय में महीने में 1 आध बार ही तो भोजन करता हूँ, और मुश्किल से अब तक तुम्हारे भोजनालय में 4 या 5 बार ही भोजन किया है। इस हिसाब से तुम्हारे 500 रुपए मेरे ऊपर बकाया है। लगता है मुखिया तुम मेरी बात का बुरा मान गए। तुम अच्छी तरह से जानते हो सखाराम कि मुझे चापलूसों से सख्त नफरत है। मुद्दे की बात करो, किस काम के लिए यहाँ पर आए हो? कुछ दिन पहले नीलेश मेरे भोजनालय में भोजन करने आया था। अब आप ही बताओ मुखिया जी, 700 रुपए के बदले वो सिर्फ 100 रुपए दे रहा था। इसलिए मैंने उससे 2 दिन तक अपने भोजनालय की झूठी प्लेटें क्या साफ करवा दी। वो तो बुरी तरह से क्रोधित हो गया। हाँ, मैंने सुना है कि तुमने उसे पीटा भी था। हाँ, क्रोध में 1-2 थप्पड़ तो मार ही दिए थे, लेकिन इतना भी नहीं पीटा था कि वो इतना नाराज हो जाए। कहना क्या चाहते हो सखाराम, खुलकर बात करो। वो इस गांव में एक भोजनालय बनाने की तैयारी कर रहा है, और जो थाली मैं 700 रुपए में देता हूँ वही थाली वो 1 रुपए में ग्राहकों को बेचेगा। अगर ऐसा हो गया ना तो मेरा तो भोजनालय बंद हो जाएगा, मैं सड़क पर आ जाऊंगा। सखाराम की बात सुनकर मुखिया हंसने लगा। सखाराम, लगता है नीलेश की तो बुद्धि भ्रष्ट हो ही गई है, लेकिन मुझे लगता है साथ में तुम्हारी भी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। ऐसा संभव नहीं है। सोच लो मुखिया, अगर वो अपने मकसद में कामयाब हो गया ना तो उसके नाम के चर्चे दूर दूर तक फैल जाएंगे। लोग इस गांव के मुखिया से ज्यादा सम्मान उसका करेंगे, और फिर कोई बड़ी बात नहीं है कि कुछ सालों बाद उसकी दयालुता को देखकर गांव के वासी उसे ही मुखिया बना दे। जरूर वो कुछ बड़ा करने की सोच रहा है। सखाराम की बात सुनकर मुखिया सोच में पड़ गया। बात तो तुमने मेरे पते की है। अब मैं किसी को गांव में भोजनालय बनाने से तो नहीं रोक सकता। हाँ, इतना जरूर कर सकता हूँ कि वो आजकल मेरी ही भट्टी पर दिहाड़ी पर काम कर रहा है, तो मैं उसे धक्के देकर बाहर निकाल दूंगा। उसके बाद वो सिर्फ अपना पेट भरने की सोचेगा, ना कि गांव के गरीब भिखारियों का पेट भरने की। सखाराम वहाँ से चला गया। मुखिया ने उसी दिन नीलेश को काम से निकाल दिया। लेकिन मेरी गलती क्या है मुखिया जी? तेरी गलती ये है कि तू गांव में भोजनालय बनाना चाहता है। हाँ, तो इसमें गलत क्या है? अगर मैं गरीब का भला चाहता हूँ तो आपको तो प्रसन्न होना चाहिए। तू गरीबों का कोई भला नहीं चाहता नीलेश। मैं अच्छी तरह से जान गया हूँ कि तू सिर्फ अपना नाम करना चाहता है और मुझे मेरे पद से हटाकर खुद गांव का मुखिया बनना चाहता है। अरे पहले अपना और अपनी पत्नी का ही पेट भर ले, बाद में गरीबों के बारे में सोचना। चल निकल यहाँ से। मगर नीलेश ने हार नहीं मानी। नीलेश शहर जाकर चंदा जमा करने लगा। इस दौरान उसकी मुलाकात सेठ जमुना प्रसाद से हुई। जमुना प्रसाद बेहद दयालु व्यक्ति थे। मुझे तुम्हारी सोच बहुत अच्छी लगी नीलेश, कि तुम एक ऐसा भोजनालय बनाकर तैयार करना चाहते हो जहाँ पर गरीब अच्छा भोजन कर सके। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। सेठ जमुना प्रसाद की मदद से नीलेश ने गांव में एक बहुत अच्छा भोजनालय तैयार करवाया। उसके भोजनालय में गुजराती, मराठी, कन्नड़ सभी तरह के भोजन तैयार होने लगे।
भोजनालय बनते ही कुछ लोग भोजनालय में भोजन करने के लिए आ गए। वो सब देश के अलग अलग शहरों के रहने वाले थे। एक गुजराती नीलेश से बोला, તમારા રેસ્ટોરન્ટમાંથી બહુ મસ્ત ખુશ્બુ આવે છે। આ ખુશ્બુ સૂંઘીને હું પોતાની રોકી ના શક્યો। તો હવે મને જમવા આપો। नीलेश ने उस गुजराती को एक थाली में गुजरात का सारा प्रसिद्ध भोजन परोस दिया। भोजन खाकर गुजराती खुश होते हुए नीलेश से बोला, કેટલા રૂપિયા? બસ 1 રૂપિયાની આખી થાળી મળશે। 1 रुपए का नाम सुनकर गुजराती खुश हो गया। भोजनालय में लोगों की भीड़ लगने लगी। दूर दूर के शहर के लोग नीलेश के भोजनालय में भोजन करने के लिए आने लगे। अमीर हो या गरीब, नीलेश हर किसी से एक थाली का 1 रुपया ही वसूलता था। और ये बात सखाराम को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। सखाराम क्रोधित होकर कुंदन से बोला, इस नीलेश ने तो मेरे भोजनालय को बंद करवा दिया है। मेरे भोजनालय में कोई कुत्ता तक नहीं भटकता। कुछ करो कुंदन। चिंता मत कीजिए सखाराम जी, मेरे पास एक उपाय है। कैसा उपाय? क्यों ना हम दोनों उसके भोजनालय में आग लगवा दें। जब 2-4 लोग जलकर मर जाएंगे तो उसका भोजनालय बंद हो जाएगा। सखाराम और कुंदन उस समय नीलेश के भोजनालय में आग लगाने की योजना बना रहे थे। उसी समय सेठ जमुना दास वहाँ से गुजर रहे थे। जमुना दास ने सखाराम और कुंदन की सारी बातें सुन ली। उन्होंने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। पुलिस उस दिन से नीलेश के भोजनालय पर नजर रखने लगी। रात के वक्त सखाराम और कुंदन भोजनालय में आग लगाने के लिए बहुत सारा पेट्रोल लेकर आ गए, मगर तभी पुलिस ने उन्हें दबोच लिया। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी सखाराम। तुम तो गांव के सम्मानित व्यक्ति हो। मुझे छोड़ दीजिए इंस्पेक्टर साहब, मैं इसके भोजनालय को जलाकर राख कर दूंगा। इसकी वजह से मेरा भोजनालय बंद हो गया। नहीं सखाराम, मेरी वजह से नहीं, बल्कि तुम्हारे ग्राहकों के साथ तुम्हारे बुरे व्यवहार की वजह से तुम्हारा भोजनालय बंद हुआ है। तुमने मुझे अपमानित किया। मैं चाहता तो अपने अपमान का जवाब किसी और तरीके से भी दे सकता था, लेकिन नहीं, मैं तुम्हारे अपमान का घूंट अमृत समझकर पी गया। और देखो, आज इस भोजनालय में देश का हर नागरिक आता है और सिर्फ 1 रुपए में पेट भरकर भोजन करके चला जाता है। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे प्रॉफिट नहीं हो रहा? मेरे परिवार का खर्चा इसी भोजनालय से चलता है। पुलिस ने सखाराम और कुंदन को गिरफ्तार कर लिया और सखाराम का भोजनालय बंद हो गया। आज भी नीलेश के भोजनालय में 1 रुपए की ही थाली मिलती है। कुंतीपुर नाम का एक गांव था। वहाँ भैरव अपने पिता और अपने भाई के साथ रहता था। बचपन में ही माँ के गुजर जाने की वजह से घर की सारी देखभाल भैरव को ही करनी पड़ती थी, इसलिए वो स्थानीय रेलवे में कूली का काम किया करता था। वैसे तो भैरव पढ़ा लिखा इंजीनियर था। आज सुबह से स्टेशन पर एक भी ट्रेन नहीं आई। पता नहीं क्या हो गया है। उस दिन उड़ीसा में भी इतना बड़ा हादसा हो गया था। भगवान करे उनके परिवार में सुख शांति हो। भैरव पूरा दिन इंतजार करके स्टेशन मास्टर के पास चला जाता है और उनसे जाकर ट्रेन न आने की वजह पूछता है। अब आप ही बताइए, अगर ऐसा चलता रहा तो हम घर कैसे चलाएंगे और खुद कैसे रहेंगे? अब मैं तुमसे क्या कहूँ भैरव, सुबह से फोन पर फोन आ रहे हैं, हमारे हाथ भी बंधे हुए हैं, हमें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। कुंतीपुर में ट्रेन आने का नाम ही नहीं ले रही थी। सारे कूली और स्टेशन मास्टर दोनों ही परेशान थे। ऐसे ही कई हफ्ते बीत चुके थे। तब भैरव और उसके साथी कूलियों ने फैसला किया। मेरा घर तो पहले से ही गिरवी है। एक तो बेरोजगारी में पहले हमने कुली का काम शुरू किया और अब ये सब। सही कहा भैरव भैया तुमने। दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, लेकिन हमारे बोझ के बारे में किसी को कुछ नहीं पता। क्या बताऊं बेटा, मैं मेरी तो उम्र भी 60 की है। मेरे घर पर मेरा अपाहिज बच्चा है जिसके लिए मैं काम करता हूँ, और अगर ऐसा ही चला तो हम दोनों भूखे मर जाएंगे। हम सबको स्टेशन मास्टर के पास जाना चाहिए।
सारे कूली मिलकर स्टेशन मास्टर के पास जाते हैं। वो देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन से बात कर रहा होता है। देखो, मैं तुम्हें मन चाहे पैसे देने को तैयार हूँ, लेकिन अच्छी बुलेट ट्रेन बनाएगा कौन? उड़ीसा हादसे के बाद से कोई ये जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। लेकिन आप हमारी बात तो समझिए, हमारे देश में पहले से ही इतनी तकलीफें हैं और आप हैं कि लोगों की समस्या अनदेखा कर रहे हैं। वो बिजनेसमैन किसी की नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। ये सारी बातें भैरव और उसके साथी पीछे से सुन रहे थे और भैरव उस बिजनेसमैन यानी कि उस व्यापारी के पीछे पीछे दौड़ता है और उससे कहता है, सर 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 मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात तो सुनिए सर, आखिर मेरी बात तो सुनिए सर। मुझे बस आपका 1 मिनट चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। अगर आपका समय बर्बाद हुआ तो मैं आपको कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। हाँ कहो, तुम्हारे पास सिर्फ 1 मिनट है और अगर मेरा वक्त बर्बाद हुआ तो तुम कूलियों का ठिकाना नहीं मिलेगा। आप जिस ट्रेन की बात कर रहे हैं वो ट्रेन मैं बना सकता हूँ। मेरे पास उस ट्रेन को बनाने के लिए हर एक चीज है। ये बात मैं मान कैसे लूं? तुम कहना क्या चाहते हो? तब भैरव अपने पास में रखा हुआ एक छोटा सा बुलेट ट्रेन उस बिजनेसमैन यानी कि व्यापारी को निकाल कर दिखाता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। तब भैरव उससे कहता है, और मैं पेशे से एक इंजीनियर भी हूँ, आप बस भरोसा करके देखिए, हम आपको ऐसे ही पूरी बुलेट ट्रेन बना कर देंगे। इम्प्रेसिव, अच्छा प्रेजेंटेशन दिया तुमने, खूब आगे जाओगे, इसीलिए मैं तुम्हें ये बुलेट ट्रेन बनाने का अवसर देता हूँ। धन्यवाद आपका, मैं ये चीज हमेशा याद रखूंगा। हम कुली भाइयों पर आपका ये एहसान हमेशा रहेगा। उस व्यापारी ने पैसे रेलवे विभाग को दे दिए और सारी जिम्मेदारी भैरव के कंधों पर सौंप दी और भैरव ने ठीक वैसा ही किया। मैं चाहता हूँ कि तुम इस पर बहुत अच्छा काम करो और अच्छी बुलेट ट्रेन बनाकर दिखाओ। भैरव और उसके साथी उस बुलेट ट्रेन को बनाने में लग गए। सारे कूली मजदूरों वाले काम करने लगे। सभी एक साथ मिलकर उस बुलेट ट्रेन पर काम करने लगे। देखते ही देखते उस बुलेट ट्रेन को उन्होंने पूरे 4 महीनों में बना ही दिया, जिसका दौरा करने वही व्यापारी यानी कि बिजनेसमैन वहाँ पर आया और देखकर कहने लगा, वाह, ये हुई ना बात। मैं यही तो चाहता था तुमसे। तुमने जो काम किया है वो कोई और नहीं कर सकता था। कम पैसों में इतनी अच्छी बुलेट ट्रेन कोई भी नहीं बना पाता। ये सब बस आपके दिए हुए अवसर की वजह से ही संभव हो पाया। भैरव, तुम इन्हें इस ट्रेन की खासियत तो बताओ। इस ट्रेन की खासियत ये है कि ये ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त नहीं हो सकती। ये ट्रेन अपने आसपास के 1 किलोमीटर की दूरी तक वाइब्रेशन के सिग्नल पर नजर रखती है। इस ट्रेन के 1 किलोमीटर के दायरे में अगर कोई भी दूसरी ट्रेन आती है तो ये उस ट्रेन को सिग्नल देकर उन्हें रोक सकती है। ये खासियत है इसकी। लोगों के फायदे के लिए कौन सी बात है इसमें? इस ट्रेन के गेट में जब भी कोई जाता है उसे ये गिरने से बचा लेता है। हमने इस ट्रेन में एडवांस टेक्नोलॉजी डाली है। वाह, अद्भुत, मजा आ गया। उस व्यापारी ने भैरव को सरकार को पत्र देकर रेलवे का एक बहुत बड़ा अधिकारी बना दिया। बुलेट ट्रेन की सारी जिम्मेदारी अब भैरव के कंधों पर थी। भैरव एक कूली से बहुत बड़ा जिम्मेदार ऑफिसर बन चुका था। तब बिजनेसमैन ने अपनी चाल चली। इस बुलेट ट्रेन ने लोगों के मन से डर भगा दिया है। कई सारी टिकट्स बिक रही हैं। अच्छा मुनाफा हो रहा है। एक काम करो, इस ट्रेन के पैसे बढ़ा दो और सब जगह हमारी कंपनी का नाम फैला दो कि ये ट्रेन हमने बनाई है। लेकिन सर, ये तो बड़ी गलत बात है। भैरव की मेहनत पर आपका हक कैसे हो सकता है? ऐसे ही बाल सफेद नहीं हुए हैं मेरे। मैंने उतनी मेहनत की है। जो मैं कह रहा हूँ वो करो। हर जगह प्रचार कर दो कि ये हमने किया है, यानी मैंने किया है। और वैसा ही हुआ। लोगों को प्रचार करके गलत बातें बताई गई कि बुलेट ट्रेन भैरव ने नहीं बल्कि उस व्यापारी बिजनेसमैन ने बनाई है। भैरव और उसके साथियों की पूरी मेहनत पर पानी फिर चुका था। बुलेट ट्रेन अपने हिसाब से अच्छी तरह चलने लगी थी। भैरव के बारे में किसी को भी कुछ भी पता नहीं था। एक दिन ट्रेन के गेट के पास एक बच्चा गलती से जा पहुंचा। वाह, बाहर कितना अच्छा मौसम है, बारिश हो रही है। मैं थोड़ा गेट के करीब जाकर देखता हूँ। मॉम डैड जब तक खाना खा रहे हैं तब तक तो मैं देख ही लूंगा। वो बच्चा जैसे ही उस गेट के करीब पहुँचा, उस ट्रेन का सेंसर बहुत तेजी से बजने लगा
जिससे सारे ट्रेन के यात्री उठकर यहाँ वहाँ देखने लगे। वो बच्चा गेट के पास पहुँचा ही था कि ट्रेन का गेट अपने आप ही बंद हो गया। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, धन्यवाद। इस ट्रेन का लाख लाख शुक्रिया। तुम्हें ध्यान देना चाहिए। मैं एक पल के लिए खाना खाने क्या चला गया, देखो सब पलट गया। भला हो इस बुलेट ट्रेन का। लोग उस बुलेट ट्रेन से बड़े खुश थे, लेकिन उन व्यापारियों ने ट्रेन टिकट की प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ा दी, जिससे गरीबों को बहुत परेशानी होने लगी। और ये सब भैरव से देखा नहीं गया और वो उस व्यापारी के पास पहुंच गया। ये आपने क्या किया? किराए के इतने पैसे बढ़ा दिए। आखिर गरीब उस ट्रेन में चढ़ेगा कैसे? मैं आपसे मेरे बुलेट ट्रेन को छीनने आया हूँ। ये आपने सरासर गलत किया है। कल के आए तुम मुझे सिखा रहे हो, दफा हो जाओ। बिजनेस ऐसे ही चलता है, पैसे से पैसा बनता है। अगर कोई नहीं देगा तो पैसे आएंगे कहाँ से? भैरव को ये बात बहुत ज्यादा बुरी लगी। उसने कई सारे पत्र सरकार को लिखे ताकि व्यवस्था ठीक हो जाए, लेकिन उसकी कोई भी सुनने वाला नहीं था। एक दिन उसी व्यापारी की पत्नी और बच्चे उस बुलेट ट्रेन से सफर कर रहे थे और उस व्यापारी की पत्नी अचानक ट्रेन में बीमार हो जाती है, जिसे देखकर वो व्यापारी बहुत ही डर जाता है और इधर उधर जाकर चीखने चिल्लाने लगता है। मुझे बचा लो, मेरी सांस रुक रही है, मुझे सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है, मुझे बचा लो, प्लीज प्लीज मुझे बचा लो। बचाओ, कोई मेरी पत्नी को बचाओ, बचाओ, कोई मेरी पत्नी को बचाओ। तब उस व्यापारी की नजर एक लाल रंग की बटन पर पड़ती है, जो कि डिब्बे के ठीक सामने ही थी। उस व्यापारी ने देर न करते हुए उस बटन को दबा दिया और जैसे ही उसने बटन दबाया, वो बुलेट ट्रेन नजदीकी रेलवे स्टेशन पर तुरंत ही रुक गई और रेलवे के सहकर्मी तुरंत उस व्यापारी के पास पहुंच गए। तब व्यापारी ने उनसे कहा, मेरी पत्नी की तबीयत अचानक खराब हो गई, कृपया करके इसे बचा लीजिए। रेलवे सहकर्मियों ने देर नहीं की और तुरंत ही उस व्यापारी की पत्नी को हॉस्पिटल ले जाया गया और उसकी जान बचाई गई। तब जाकर उस व्यापारी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने भैरव से माफी मांगी। भैरव, मुझे माफ करना, मैंने अपनी जिंदगी की बहुत बड़ी गलती कर दी। ये सब भगवान की लाठी है जो मुझ पर बरस रही है, मुझे माफ कर दो। मैं आपको माफ सिर्फ एक ही कीमत पर करूंगा, जब आप इस ट्रेन के किराए को केवल 1 रुपए की करेंगे और ऐसी ही कई सारी ट्रेनें बनाएंगे। मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर हैं। और वैसा ही हुआ। उस बिजनेसमैन ने कई सारे बुलेट ट्रेन भैरव से बनवाए और भैरव को रेलवे का बहुत बड़ा अधिकारी घोषित कर दिया और बुलेट ट्रेन का किराया घटाकर 1 रुपया कर दिया गया। 1 रुपए के बुलेट ट्रेन में अब सभी लोग सफर कर सकते थे, चाहे वो अमीर हो या गरीब। लोग खुशी खुशी बुलेट ट्रेन से अपना सफर तय करने लगे और तब उस बिजनेसमैन ने सभी को सच्ची बात बताई कि बुलेट ट्रेन का असली कर्ता धर्ता भैरव ही था और बिजनेसमैन ने भैरव को उसका क्रेडिट दिया। सभी लोग खुशी खुशी रहने लगे। बीजापुर एक छोटा सा गांव था। इस गांव के ज्यादातर लोग खेती का काम किया करते थे, पर कुछ ऐसे भी थे जिनके पास कोई पुश्तैनी जमीन नहीं थी, जैसे मोहन। मोहन एक गरीब इंसान था जो यहाँ वहाँ छोटे बड़े काम कर लिया करता था। कभी किसी के खेतों में मजदूरी तो कभी किसी गोदाम में मजदूरी। एक दिन मोहन घर लौटा तो उसकी पत्नी मालती बहुत खुश थी। क्या हुआ? मैंने आपके लिए नया काम ढूंढ लिया है, पगार 6000 है। इतना? पर कहाँ? बगल वाले गांव में एक पानी पूरी बनाने का कारखाना खुला है। उस कारखाने वाले को काम करने के लिए लोग चाहिए थे। मेरी जीजी ने आपकी वहाँ बात कर ली। वाह, ये तो बढ़िया है। अब हम दोनों को किसी चीज की चिंता नहीं होगी। बिल्कुल, मैं कल से ही काम पे जाऊंगा। हाँ। अगली सुबह मोहन घर से काम के लिए खुशी खुशी निकला। वो कारखाने पहुंचा। वहाँ 2-3 और लोग थे
और मालिक उन सबको काम समझाने लगा। ये देखो, पहले इस मशीन में 10 किलो आटा, 100 ग्राम नमक और 2 लीटर पानी डालना है और ये बटन दबाना है। इससे ये मशीन आटा गूंदने लगेगी। आटा तो हाथ से भी गूंद सकते हैं ना, तो उसके लिए मशीन की क्या जरूरत? गूंद तो सकते हैं, पर जब हमें ज्यादा मात्रा में काम करना हो तो हर काम के लिए मशीन ही काम आसान बनाती है। जी, गौर से देखो, हरे बटन से मशीन शुरू होती है और लाल से बंद। ठीक है मालिक। फिर गूंदे हुए आटे के गोले बनाकर इस दूसरी मशीन में डालना है। इस मशीन से आटा चपटा होता है और गोल गोल कटकर निकलता है। जी, और फिर इन पानी पूरियों को बस तलने वाली मशीन में डालना है और जैसे ही ये फूल जाए इन्हें बाहर निकाल लेना है और फिर इस आखिरी मशीन की सहायता से पूरियों को प्लास्टिक में पैक करना है। किशोर, तुम आटे गूंदने की मशीन पे जाओ। विवेक, तुम चपाती करने वाली मशीन पर। सदैव, तुम पूरी तलो और मोहन, तुम पैकिंग करो। हर हफ्ते तुम लोग अलग अलग मशीन पर काम करोगे। दिन में 6 घंटों की ड्यूटी है बस। ठीक है मालिक। और बस उस दिन से मोहन दूसरे लोगों के साथ उस पानी पूरी के कारखाने में काम पर लग गया। मोहन और मालती बहुत खुश थे। अब उन्हें पैसे की और खाने की परेशानी नहीं थी और महीने के आखिर में मोहन की तनख्वाह आने वाली थी। मोहन भी हंसी खुशी कारखाने में काम करने लगा। धीरे धीरे वो पानी पूरी की पूरियां बनाना सीख गया। अगले 6 महीनों तक मोहन आराम से पानी पूरी के कारखाने में काम कर रहा था। फिर एक दिन कारखाने का मालिक परेशान होकर कारखाने में आया। कल से तुम सबको काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। पर क्यों मालिक? क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है तुम सबकी तनख्वाह के लिए। मेरे कई व्यापारियों ने पैसे नहीं चुकाए। पिछले 2 महीनों से मैं सब झेल रहा था, पर अब आगे मैं नहीं कर पाऊंगा। कल से तुम सब कोई और काम ढूंढ लो। ये सुनकर सारे मजदूर निराश हो गए और मोहन भी। मोहन को फिर से छोटे बड़े काम करने पड़ेंगे और पैसों की तंगी भी झेलनी पड़ेगी। ये सोचकर ही उसका मन बैठ गया। खैर, मोहन घर आया और उसने ये सारी बातें मालती को बताई। आप फिक्र मत कीजिए, आपको कोई और काम मिल जाएगा। मोहन निराश था। अगले कुछ दिनों तक मोहन काम की तलाश में यहाँ वहाँ भटकता रहा और उसे कहीं कोई काम नहीं मिला। वो मायूस हो गया। समझ नहीं आ रहा है कि अब क्या करें। मुझे और कोई काम आता भी तो नहीं है सिवाय पानी पूरी के पूरी बनाने के। तो आप वही क्यों नहीं करते? मैं समझा नहीं। आपको पानी पूरी बनाना आता है और मुझे रगड़ा और पानी बनाना। हम दोनों मिलकर पानी पूरी का ठेला डाल सकते हैं। हाँ, पर गांव में इतने सारे पानी पूरी के ठेले तो हैं, फिर लोग हमारी पानी पूरी क्यों खाएंगे? हम दाम गिरा देंगे और क्या। 10 रुपए के बदले 8 रुपए की प्लेट करें तो? उससे भी अच्छा अगर हम 1 रुपए की पानी पूरी बेचे तो? 1 रुपए की कैसे बेच सकते हैं? 1 रुपए की एक पानी पूरी, ग्राहक जितना मर्जी खाए। तो क्या हमें मुनाफा होगा? हाँ होगा ना। हम पूरियां खुद बनाएंगे और बाकी सारा सामान भी हमें लगभग आधा मुनाफा होगा। तो फिर देर किस बात की, कल ही कोशिश करके देखते हैं। अगली सुबह मोहन और मालती अपने काम में जुट गए। मोहन पूरियां बनाने लगा और मालती रगड़ा और पानी बनाने लगी। मोहन अपने काम में निपुण था। उसने बिना मशीनों के भी अच्छी पूरियां बनाई और मालती भी अच्छी बावर्ची थी। उसने भी स्वादिष्ट रगड़ा और पानी तैयार कर लिया। अब सब कुछ तैयार है। शाम में ही शुभारंभ करते हैं। 1 रुपए की एक पानी पूरी का। बिल्कुल। एक चीज बची है। मोहन ने एक पाटी दिखाई जिस पर लिखा था 1 रुपए की पानी पूरी। ये अच्छा है। शाम को मोहन और मालती ने बाजार के किनारे अपना पानी पूरी का ठेला लगाया और वो पाटी भी टांग दी। उस पाटी को देखकर एक बच्ची उनके पास आई। 1 रुपए की पानी पूरी? सच्ची?
हाँ, 1 रुपए की एक पानी पूरी। अरे वाह! बच्ची ने अपनी जेब देखी। मेरे पास 4 रुपए हैं, मुझे 4 रुपए की पानी पूरी दीजिए। मोहन ने उस बच्ची को 4 पानी पूरी दे दी। वाह, बहुत अच्छी है काका, मैं अपने दोस्तों को भी बताऊंगी। उस बच्ची ने पानी पूरी खाई और दौड़ पड़ी। कुछ देर बाद वो कई और बच्चों को अपने साथ ले आई। मुझे 2 पानी पूरी चाहिए। मुझे 3। मुझे 5। मोहन और मालती ने बच्चों से पैसे लिए और उन्हें पानी पूरी दे दी। बच्चे पानी पूरी बड़े चाव से खा रहे थे। बच्चों के बाद कुछ और बड़े लोग भी मालती और मोहन के पास पानी पूरी खाने के लिए आए। वाह, ये पूरियां तो बहुत स्वादिष्ट हैं। मजा आ गया। इतनी स्वादिष्ट और सस्ती पानी पूरी शायद ही कहीं होगी। लोग 1 रुपए की पानी पूरी खाने के लिए टूट पड़े। मालती और मोहन पानी पूरियां बनाए जा रहे थे और लोग खा रहे थे, और तब तक ग्राहक थे जब तक उनकी सारी पानी पूरी खत्म नहीं हो गई। बाप रे, मुझे नहीं लगा था कि इतनी भीड़ आएगी। मुझे भी। और जब उनका ध्यान पैसों पर गया तो पैसे देखकर वो दोनों खुश थे। काफी अच्छी कमाई हुई है आज। हाँ। अगले दिन मालती और मोहन ने ज्यादा पानी पूरियां बनाई और पिछले दिनों की तरह आज भी 1 रुपए की पानी पूरी खाने के लिए ग्राहकों की कतार लग गई और कुछ ही घंटों में उनका सारा सामान खत्म हो गया। 1 रुपए की स्वादिष्ट पानी पूरी ने तहलका मचा दिया। ग्राहकों को स्वाद के साथ साथ दाम भी भा गया था और मालती और मोहन की अच्छी खासी कमाई होने लगी थी। उन दोनों की आर्थिक समस्या सुलझ गई और देखते ही देखते मोहन ने अपना पूरियों का कारखाना खोल लिया। पर उसने 1 रुपए की पानी पूरी बंद नहीं की। आज भी उसकी दुकान पर 1 रुपए की पानी पूरी खाने के लिए भीड़ उमड़ती है। 1 रुपए की पानी पूरी के आइडिया ने मोहन और मालती को अमीर बना दिया। अब वो बहुत ज्यादा सुखी थे और ये सब 1 रुपए की पानी पूरी की वजह से। किसने सोचा था कि एक छोटा सा आइडिया इतना बड़ा बदलाव ला सकता है। ललित एक बड़ी बेकरी में काम किया करता था। वो केक और बिस्किट्स बनाया करता था। सर, चॉकलेट केक्स तैयार है। अब बटरस्कॉच पेस्ट्रीज तैयार करूं? अरे नहीं नहीं, आजकल बटरस्कॉच पेस्ट्रीज की डिमांड कम हो गई है। अब से हम एक दिन छोड़ के एक दिन बटरस्कॉच पेस्ट्रीज बनाएंगे। ओके, ठीक है सर। एक काम करो, तुम अब चॉकलेट केक्स बना लो। ठीक है सर। धीरे धीरे बेकरी का काम कम होने लगा था और कुछ गिने चुने ही प्रोडक्ट ललित बनाया करता था। समय के साथ बेकरी का मुनाफा घट गया और अब बेकरी के मालिक ने बेकरी को बंद करने का निर्णय ले लिया। ललित, तुम तो जानते हो धंधे में मंदी है, मुनाफा निकल ही नहीं रहा, इसीलिए अगले हफ्ते से हम ये बेकरी बंद कर रहे हैं। तुम कहीं और काम ढूंढ लो, ठीक है? ये सुनकर ललित का मन बैठ गया। कितनी मुश्किल से उसे इस बेकरी में नौकरी मिली थी और अब बेकरी ही बंद हो रही थी। उस दिन ललित मायूस घर लौटा। क्या बात है, इतने परेशान क्यों हो? कुछ नहीं यार, इतनी मुश्किल से ये नौकरी मिली थी, अब ये भी जा रही है। पर क्यों? अरे बेकरी का धंधा कम हो गया है, इसलिए मालिक बेकरी बंद कर रहे हैं। ये हफ्ता आखिरी है यार। हे राम, अब क्या होगा? और क्या होगा, फिर से काम की तलाश में यहाँ वहाँ भटकना होगा। उम्मीद है आपको जल्द ही नौकरी मिल जाए, क्योंकि कुछ दिनों में बच्चों की स्कूल शुरू होने वाली है, फिर उनकी फीस वगैरह। हाँ हाँ, मुझे याद है। ललित और दर्शना दोनों परेशान थे। अगले दिन ललित नौकरी की तलाश में एक दूसरी बेकरी में गया। सर, क्या आपके यहाँ कोई वैकेंसी है? मुझे केक बिस्किट बनाने में 10 सालों का तजुर्बा है। अरे नहीं भाई, हमारे यहाँ कोई नौकरी नहीं है। ठीक है सर। ललित उदास होकर यहाँ से चला गया। वो अपने काम पर गया और भारी मन से काम करने लगा। आज उसकी नौकरी का आखिरी दिन था। कल से वो बेकरी बंद होने वाली थी। पूरा दिन काम करने के बाद शाम में वो मैनेजर के पास गया। ललित,
ये लो तुम्हारा अभी तक का हिसाब। क्या तुम्हें कोई और नौकरी मिली? नहीं सर। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए कहीं बात करता हूँ। तब तक तुम भी देखते रहो, उम्मीद है तुम्हें जल्दी नौकरी मिल जाएगी। जी सर, ठीक है। ललित अपनी पगार लेकर घर पहुंचा। उसने वो पैसे अपनी पत्नी को दे दिए। ये लो, इस बार थोड़ा तंगी से पैसे खर्च करना, अब पता नहीं कब नौकरी मिलेगी। दर्शना को समझ आ गया था कि ललित बहुत ही उदास है। ललित कई और बेकरियों में काम ढूंढने गया, लेकिन उसे कहीं भी कोई काम नहीं मिला। आखिर वो थक हार कर घर लौट आया। पापा आ गए, पापा आ गए। बच्चे खुश थे। वो काफी समय से ललित के लौटने का इंतजार कर रहे थे। क्या हुआ? आज मयंक का बर्थडे है, तो बच्चे आपकी राह देख रहे थे कि आप आओगे और केक बनाओगे। मैंने कहा था इन्हें कि शायद आज आप केक ना बना पाओ। अरे मेरे बेटे का बर्थडे है तो मैं केक क्यों नहीं बना पाऊंगा? केक की सामग्री के लिए भी तो ज्यादा पैसे चाहिए ना। अरे आज मैं सस्ती चीजों से बढ़िया केक बनाऊंगा, तुम सब देखते रह जाओगे। हाँ। ललित ने कुछ सामग्री इकट्ठी की और केक बनाना शुरू कर दिया। बच्चे गौर से उसे देख रहे थे। ललित ने केक का बैटर मिलाया, उसमें शक्कर और कुछ और चीजें डाली और फिर इस बैटर को एक प्लेट में डाल दिया। पापा, हम केक कैसे बनाएंगे? हमारे पास तो भट्टी है ही नहीं। अरे भट्टी नहीं है तो क्या हुआ, हमारे पास कढ़ाई और नमक तो है ना। ललित ने कढ़ाई में नमक भर दिया और उसमें वो केक की प्लेट रख दी और ऊपर से ढक्कन रख दिया। अब 20 मिनट में केक तैयार। बच्चे घड़ी के कांटे पर नजर गड़ाए बैठे थे। केक की सुगंध पूरे घर में फैल चुकी थी। जैसे ही 20 मिनट हुए, ललित ने ढक्कन हटाया और उनका केक तैयार था। ललित ने वो केक दूसरी प्लेट में निकाल लिया और फिर वो मैदे में शक्कर घोलकर क्रीम बनाने लगा और फिर इस क्रीम को केक पर सजा दिया। देखो, तैयार हो गया बढ़िया केक। पर पापा, आपने तो इसमें सारी घर की ही चीजें इस्तेमाल की। हाँ बेटा, इसीलिए तो ये सस्ता और किफायती है। खैर ये सब छोड़ो, अब मयंक का बर्थडे केक काटते हैं। आओ आओ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मयंक, हैप्पी बर्थडे टू यू। मयंक ने अपना बर्थडे केक कट किया और सबको खिलाने लगा। वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। पूरे परिवार ने वो केक बड़े चाव से खाया। ये केक आपने बहुत ही कम सामग्रियों में बनाया, इसलिए इसको बनाने में खर्चा भी कम होगा ना? हाँ, पर तुम ये क्यों पूछ रही हो? क्योंकि मैं सोच रही हूँ आप ऐसे ही केक बनाकर बेचे। बड़ा केक 100 रुपए और इस केक की पेस्ट्रीज बनाकर 1 रुपए में। क्या? छोटे छोटे केक की पेस्ट्रीज बनाकर 1 रुपए में बेच सकते हैं स्कूल के बाहर। बच्चों को ये बहुत पसंद आएंगी। हाँ, ये आइडिया तो बहुत अच्छा है, ये तो मैं कर ही सकता हूँ। वैसे भी कल से स्कूल शुरू होने वाला है, तो कल से ही इस 1 रुपए वाले केक को हम लोग बेचना शुरू करेंगे, ठीक है? ललित को पैसे कमाने का नया जरिया मिल गया। अगली सुबह ललित ने घर में केक बनाना शुरू किया, कड़ाही में, और उस केक के छोटे छोटे टुकड़े भी काट लिए और उन सब को बड़े पतरे के डिब्बे में रख दिया। ये डिब्बा लेकर वो स्कूल के पास पहुंचा। आओ बच्चों, आओ आओ, 1 रुपए का केक, 1 रुपए का केक, 1 रुपए का केक, आओ आओ। 1 रुपए का केक सुनकर बच्चे ललित के पास दौड़ पड़े। एक केक दो ना अंकल, मुझे भी देना। बच्चे ललित को पैसे देते गए और केक खरीदते गए। कुछ ही मिनटों में सारा का सारा केक खत्म हो गया। ललित ने काफी पैसे इकट्ठे कर लिए थे। वो खुश था। अगले दिन उसने ज्यादा केक बनाया और वो केक भी हाथों हाथ बिक गए। फिर ये सिलसिला चलता रहा।
और देखते ही देखते ललित ने अपनी खुद की बेकरी खोल ली। उसके 1 रुपए वाले केक ने उसकी जिंदगी को नया पड़ाव दे दिया। कहाँ वो नौकरी की तलाश में था और कहाँ अब उसकी बेकरी में दूसरे लोग नौकरी कर रहे थे। ये पूरा सफर बस 1 रुपए वाले केक की वजह से तय हुआ। 1 रुपए वाला केक ललित की सफलता का रास्ता था।